also the faculty of history, culture, मेंस के जितने भी ये पेपर्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स लाइक कल्चरल हेरिटेज, इंटरव्यू, तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ आज पीसीएस का, जो आज रिसेंट प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, पीसीएस प्रीलिम्स का। इस पेपर में जो मैंने पूरा देखा है, ये बिल्कुल अलग टाइप का पेपर है। देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये कंप्लीट रटाई पर आधारित है, रटंत महादेव पेपर जिसे कहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये आईक्यू पर आधारित है। और आईक्यू मीन्स ऑल द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द आईक्यू। नंबर 1 मेमोरी, नंबर 2 इमेज मेकिंग एंड नंबर 3 कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्वेश्चंस जो आए हैं वो खास करके जो मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख रहा हूं, इसके लिए नंबर 1 मेमोरी पावर चाहिए, लेकिन एज इट इज क्वेश्चन नहीं है कि जैसा आपने पढ़ा वैसे ही आ गया, वैसे ही आप सॉल्व कर दोगे। आप देख लीजिए, पॉसिबल नहीं है। मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। इसके लिए कॉम्प्रिहेंशन जरूरी है, आपको चीजों को एक दूसरे से मैच करना है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जरूर ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधे सीधे क्रोनोलॉजी पर आधारित हैं, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब ही होता है क्रोनोलॉजी। विदाउट क्रोनोलॉजी देयर इज नो हिस्ट्री। तो जैसे मैं एक पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, क्योंकि शीट्स आपकी अलग अलग हैं, इनकी क्वेश्चन की मार्किंग अलग है, तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इनिशियली पढ़ करके बता रहा हूं कि 4 बौद्ध संगीतियां निम्नलिखित स्थानों पर हुई, यानी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स वर हेल्ड एट द फॉलोइंग प्लेसेस। अब इनका आपको राइट ऑर्डर लगाना है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप जब पढ़ रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए और बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं, 600 बीसी पढ़ रहे हैं, तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होगा कि फर्स्ट कंसर्ट कहां हुई। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई। तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह, तो यानी एक ऑप्शन पहला होगा राइट, राजगृह होगा। दूसरी कंसर्ट या दूसरी समिट या दूसरी काउंसलिंग कहां पर हुई? वैशाली में हुई। ये बुद्ध के ठीक 100 दिन के बाद, बुद्ध की मृत्यु के ठीक 100 दिन के पश्चात हुई थी। और ये जो पहली हुई थी, ये 100 दिन, पहली जो कंसर्ट हुई थी वो फर्स्ट 100 डेज के बाद हुई थी एंड सेकंड 100 ईयर्स के बाद में हुई। और वैशाली में इस संगीत का आयोजन किया गया। फिर थर्ड जो कंसर्ट आपकी हो रही है वो अशोक करवा रहा है, पाटलिपुत्र में करा रहा है, जब बौद्ध संघ जो है वो पथभ्रष्ट हो गया है, वो चतुर्दश संघ हो गया है, तमाम सारे उप संप्रदायों बढ़ गया है, तो उसको रिस्टोरेशन के लिए कर रहे हैं। फिर कनिष्क चौथी संगीति कुंडलवन कश्मीर में श्रीनगर के पास में कर रहा है। तो सीधा सीधा राइट आंसर इसका बन जाता है, और आंसर सीधा सीधा इसका डी बनता है, जिसके आधार पर चारों का क्रम पूछा गया है। अब आगे चल करके आपके सामने ये भी प्रश्न होता है कि इन चारों समिट्स में जो डिसीजंस हुए हैं वो कौन सा डिसीजन किससे संबंधित है। यहां नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे के लिए आपके पास प्रिपरेशन होनी चाहिए कि वो आ सकता है, कैसे आ सकता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। ये क्वेश्चन है, इसमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और इसमें आपको सुमेलित करना है 2 सूचियों में। जो लिस्ट 1 है इसमें पोइट्स दिए हुए हैं, और नंबर 2 जो लिस्ट है, सेकंड लिस्ट है, उसमें जो उनके ऑथर्स हैं, पोइट्स हैं, वो दिए हैं। तो जैसे कि इसमें विक्रम भट्ट दिया हुआ है। अब विक्रम भट्ट को सीधे से जाएंगे तो यही एक ऐसा पहला नाम है जो कम पढ़ा जाता है। ये इन्होंने नल चंपू काव्य लिखा था। चंपू उस काव्य को कहते हैं जिसमें पोइट्री एंड प्रोज का मिक्सचर होता है, दोनों को साथ में लिया जाता है। फिर नंबर 2 पर इस पर सोमदेव आते हैं, इनका कथा सरित सागर है। फिर नंबर 3 जयदेव आते हैं, गीत गोविंद जिनका है। जो जयदेव हैं ये नादिया में थे, राजकवि थे, नवरत्नों में थे, और इनका बहुत नाम था क्योंकि इन्होंने कई प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं, और इन्होंने सोशल थ्योरीज को भी लिखा है जयदेव ने। जयदेव को गीत गोविंद के आधार पर ही बहुत सारे काव्य का सृजन हुआ है। फिर क्षेमेंद्र आते हैं। क्षेमेंद्र का कथा मंजरी है।
इसमें कश्मीर का भी थोड़ा सा वर्णन मिलता है और भी तमाम प्रकार के वर्णन मिलते हैं, तो इसका आंसर ए फाइनल होता है। यानी बुक्स एंड ऑथर्स एंड सब्जेक्ट एंड कंटेंट एंड देयर टाइम पीरियड, टाइम ऑर्डर। अब इसमें एक चीज शामिल नहीं है, इन्हीं सारे ऑथर्स को मैच करके उनके जो पैट्रोनाइजिंग किंग्स हैं, यानी जिन शासकों ने उनको संरक्षण दिया है, उन पर भी प्रश्न हो सकता है, उनके कंटेंट पर भी प्रश्न हो सकता है। अभी तो ये केवल टाइम ऑर्डर पर आधारित है। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन के अगले फ्रेम्स पर काम करने की जरूरत है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। ये क्वेश्चन टाइम ऑर्डर पर आधारित है। इसमें नानक, चैतन्य महाप्रभु, सोमदेव और नामदेव और कबीर, इन चार के राइट टाइम ऑर्डर्स पूछे गए। यानी ये भक्ति काल पर, भक्ति आंदोलन पर प्रश्न है। यानी इस पर आप जब भक्ति आंदोलन के कवियों को, समाज सुधारकों को पढ़ रहे हैं, तो सबसे जरूरी पहला काम है कि उनका राइट टाइम ऑर्डर। अब इसका आंसर तो सिंपल है, बी बन जाएगा, लेकिन इनके साथ में इनके प्लेसेस की क्रोनोलॉजी पर क्वेश्चन हो सकता है, इनके कंटेंट पर प्रश्न हो सकता है। क्योंकि पहला इसमें जो प्रश्न, जो मेरे पास प्रश्न है, उसमें नंबर 1 जो आएंगे वो नानक आएंगे, क्योंकि नानक का समय जो है वो 1469 से शुरू होता है ना। नहीं सॉरी, इसमें पहले नामदेव आएंगे। नामदेव का समय 1270 से शुरू होता है। नामदेव के बाद में नंबर 2 पर इसमें आएंगे कबीर आएंगे, जो 1398 से शुरू होते हैं। फिर इसके बाद नानक आएंगे 1469 से, और आखिरी होंगे चैतन्य महाप्रभु, जो 1486 से शुरू होते हैं। भादापुर बंगाल में इनका जन्म हुआ था। जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का जोन है, वहां पर भक्ति आंदोलन का जो प्रचार प्रसार काम हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा काम है चैतन्य महाप्रभु का, कृष्ण भक्ति का। और चैतन्य महाप्रभु की ही शाखा जो है वो वृंदावन में विकसित हुई। तो इस प्रकार से पूरी कृष्ण भक्ति के जो मुख्य रूप से फाउंडर ऑर्गेनाइजर हैं, वो चैतन्य महाप्रभु है। तो इस प्रकार से इनका क्रम बन जाएगा, और इसका आंसर होगा बी, बी फॉर बॉम्बे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में केवल रटाई का आधार नहीं है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा आपको सारी तैयारी को लेकर के। रटाई के साथ में समझ, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मिडिवल इंडिया को लेकर के है। इसमें एक खास बात यह कि कुछ क्वेश्चंस मिडिवल इंडिया के भी आए हैं, तो इसलिए मिडिवल इंडिया को भी हम पूरी तरह से भूल करके नहीं चल सकते हैं। इसमें टॉम्स के बारे में पूछा गया है, जैसे बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, इन 4 लोगों के मकबरे पूछे गए हैं। अब जो बाबर का मकबरा है, देखिए बाबर तो पूरी तरह से भारत में एस्टेब्लिश हो ही नहीं पाया था, तो इसका काबुल में बाग बाबर जो कहा जाता है, वहां पर इसका मकबरा है। जो हुमायूं है, हुमायूं का मकबरा तो ताजमहल का प्रोटोटाइप माना जाता है, उसकी मूल प्रकृति मानी जाती है, जिसके आधार पर ताजमहल का विकास हुआ, जो दिल्ली में है। आपको ध्यान होगा पाकिस्तान के जब राष्ट्रपति आए थे तो उनको ताजमहल लाने से रोक दिया गया था सिक्योरिटी कारणों की वजह से, और हुमायूं का मकबरा दिखा के बता दिया गया था कि यही ताजमहल ऐसा ही है। फिर जहांगीर है, जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में है, और शाहजहां का मकबरा तो आप जानते हैं ताजमहल में है। उसके पीछे वो रहना चाहता था, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो मकबरा बनाया गया वो वहीं पर बनाया गया। तो आंसर इसका निकलेगा ए। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। ये भी मिडवल का ही क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने बेटल्स की क्रोनोलॉजी पूछी है, युद्धों का क्रम पूछा है। बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ दौराहा, बैटल ऑफ समूहगढ़ एंड बैटल ऑफ चौसा, इन 4 का राइट क्रोनोलॉजी पूछी गई। देखिए इसमें जो पहला बैटल है वो दौराहा का युद्ध है,
दोराहा का युद्ध जो है ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है नॉर्मली, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। 1532 में हुआ था लुधियाना में, हुमायूं और अफगानिश जो इन्वेडर था महमूद लोदी के साथ में। इसके बाद में नंबर 2 पर हम लोग जब आएंगे तो नंबर 2 पर चौसा का बैटल है, जो बक्सर के पास में है, बिहार में है, बनारस के थोड़े पर आगे है। और बक्स इसमें जो चौसा का युद्ध है, इसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच का युद्ध है। ये वही युद्ध है, याद करिए, चौसा का युद्ध, जिसमें हुमायूं गंगा नदी में डूबते डूबते बचा था और एक सक्का या सुम्बुल नाम का भिश्ती था। भिश्ती आप लोगों ने नहीं देखा होगा, कि जो मशक में पानी लेकर के उसको सप्लाई किया करता था, उसने अपनी मशक को हवा में भर करके फेंका था गंगा में, उसी से बच गया था। जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने जो हुमायूं नामा लिखा है उसमें इसका वर्णन किया है। इसका और कोई रिसोर्स नहीं है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि उसको पकड़ करके हुमायूं बच गया था, पर वो उसने एक दिन का बादशाह जो है वो बनाया था सुम्बुल को। इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन ये कहानी कथा कही जाती है, एक नैरेटिव है। तो ये इसी युद्ध का मामला था। और फिर थर्ड आपका युद्ध जो आता है वो सेकंड तो चौसा का हो गया। इसके बाद में थर्ड कन्नौज। कन्नौज का बेसिकली युद्ध क्या है? बिलग्राम, ये बैटल ऑफ बिलग्राम है। इसे कहते कन्नौज का युद्ध है। देखिए यहां पर बहुत माइन्यूटली है। ये युद्ध कहां हुआ था? बिलग्राम में। बिलग्राम कहां है? डिस्ट्रिक्ट हरदोई ऑफ यूपी। बिलग्राम कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में नहीं। तो ये बिलग्राम का युद्ध जो है, जिसे कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं, 1540 का युद्ध है। और इसी युद्ध में जब शेरशाह से हार गया था हुमायूं, तो 15 सालों के लिए, फॉर 15 ईयर्स, वो सेंट्रल एशिया के लिए माइग्रेट कर गया था। और वहीं पर उसे हुमायूं को जो है वो संरक्षण मिला, तहमास्प का मिला, और जो पर्शिया का किंग था, और उसी से फौज लेकर के उसने पहले काबुल जीता, फिर इसके बाद में आकर के दिल्ली पर एक साल के लिए, एक साल कुछ महीने, एक साल से भी कम के लिए शासक बन पाया। तो ये बड़ा डिसाइडिंग बैटल है, जैसे कहते हैं ना, टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री है। इसके बाद में समूहगढ़ जो युद्ध है, ये 1658 का है। दारा शिको और औरंगजेब यानी दोनों भाइयों के बीच में हुआ था, और ये आगरा के पास में हुआ था। और ये भी डिसाइडिंग बैटल है कि जिससे उत्तराधिकार का निर्णय हो रहा है। तो फाइनली इस प्रश्न का जवाब अगर हम देखेंगे तो डी पर जाएगा, जो राइट क्रोनोलॉजी इसकी दिखा रहा है। नेक्स्ट पर आते हैं, और ये क्वेश्चन है एंशिएंट इंडिया से, जिसमें मेघदूत, रघुवंशम और श्रृंगार शतक 3 ऑप्शन है। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय कालिदास। तो इसमें एक बाहर निकलेगा, श्रृंगार शतक बाहर निकलेगा, क्योंकि ये भर्तहरि ने लिखा था। भर्तहरि जो राजा थे, और राजा से फिर सन्यासी हो गए थे, और चुनार के किले में मिर्जापुर उन्होंने ग्रंथों की रचना की थी, नीति शतक, श्रृंगार शतक। तो उसी में से श्रृंगार शतक आया है। तो ये एक्सक्लूड बाहर निकलेगा, और फाइनली इसका जो जवाब बनेगा वो ए बनेगा, कि मेघदूत और रघुवंशम ये दोनों कालिदास के लिखे हुए हैं। आप ये देखते जाइए कि ये पूरे प्रश्न जो इस बार के हैं, ये इस कॉन्सेप्ट पर है कि आप इनिशियली हिस्ट्री को जानते हैं कि नहीं। आर यू अवेयर अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, द बेसिक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं है। अभी कोई कह रहा था, किसी ने मुझे बताया कि बड़ा डेप्थ पर पेपर आया, ये कहना गलत होगा। ये डेप्थ का पेपर नहीं कहा जाता है, ये जो है डिटेलिंग का पेपर है, और इस बात का पेपर है कि किस तरीके से आपको चीजें मेमोराइज्ड हैं या नहीं है। ठीक है ना? तो इसमें इन्होंने इसी तरह पूछा। अब देखिए एक इंडस वैली का प्रश्न है। इसमें से उन्होंने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट्स रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। वर्तमान समय में इनमें कौन, ये सीधे सीधे पूछ क्या रहे हैं? इंडस साइट्स ऑफ यूपी। अगर आपको ये याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑप्शन में मंडी है, मंडी मुजफ्फरनगर में है, यहां से 10 किलो सोना निकला है।
इंडस वैली पीरियड का बहुत सारा कॉपर निकला हुआ है, वहां की ट्रेजरी में रखा हुआ है। फिर दूसरा राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी बहुत रेलेवेंट है, लेकिन ये हरियाणा में है, ये यूपी में नहीं है। इस पर काम चल रहा है। राखी गढ़ी का एक्सकवेशन जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। और फिर हुलास है, ये जो है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, शाकंभरी देवी का मेला जहां पर लगता है। यानी कि राखी गढ़ी बाहर निकल जाएगा। फाइनल आंसर कौन हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। तो यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स हैं, उनकी लोकेशंस आपको स्टेट वाइज क्लियर हो, तो ऐसे कोई भी प्रश्न इस आधार पर आएंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि ये बहुत कठिन पेपर आया है। फिर देखिए एक क्वेश्चन है तो मिडवल का, लेकिन ये अर्ली मिडवल का है, यानी कि जो जिसे कहते हैं ना तुर्किश और मुगल पीरियड से बाहर का है। इसमें 4 किंग्स पूछे गए हैं। मैच ऑफ द लिस्ट है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके। लिस्ट 1 में महेंद्र वर्मन है। अब आगे इन्होंने पूछा ना कि ये किस डायनेस्टी के, तो महेंद्र वर्मन कौन है? ये पल्लव है, ये तमिलनाडु में है। इसी की ममल्ला स्टाइल ऑफ टेम्पल है, जिसमें कांची के मंदिर और महाबलीपुरम के मंदिर हैं। ये वही मामल्य है, महेंद्र वर्मन प्रथम, यानी ये पल्लव हुआ। इसके बाद पूछा गया है कंडुगोन। कंडुगोन जो है ये पांड्य डायनेस्टी का है। पांड्य डायनेस्टी बहुत बाद में आती है। पांड्य डायनेस्टी शुरू होती है जब 1565 में बैटल होता है तालीकोटा का या राक्षस तांडी का, और जिसमें विजयनगर एम्पायर समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद फिर पांड्य डायनेस्टी के स्वरूप हमें दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ नायक डायनेस्टी होती है और एक तरफ पांड्य होती है। तो ये पांड्य डायनेस्टी प्राचीन समय से चल रही है। ये चोला पीरियड में भी एग्जिस्ट करती है और चोल के पहले संगम पीरियड में भी एग्जिस्ट करती है। चोल, चेर, पांड्य तीनों को मिलाकर के ही संगम बना है। तो वो ये लगातार कंटिन्यूएशन में है। तो कंडुगोन जो है वो पांड्य है। और फिर अमोघ वर्ष फर्स्ट पूछा गया, ये राष्ट्रकूट है। राष्ट्रकूट जो है कर्नाटक महाराष्ट्र में है। और राजा राज फर्स्ट पूछा गया है, ये चोल है। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर के इसका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। यानी इसमें जो फेमस किंग्स एंड डायनेस्टीज के आधार पर आपका पूरा क्वेश्चन का एक टेबल बनेगा। पेपर देने के बाद खुद आप उसको एनालिसिस करिए, अपने पॉइंट्स निकालिए कि आगे आपको जो तैयारी करनी है उस तैयारी में किन एंगल्स पर आप अपने नोट्स को फॉर्म करेंगे और अपने को तैयार करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये मिडवल पर फिर से है। अलाउद्दीन खिलजी की जो विक्टरीज हैं, है ना, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी इन करेक्ट क्रोनोलॉजी। यानी ये फिर से क्रोनोलॉजी पर आ गए। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को सही कालानुक्रम पर लगाई। तो 4 इन्होंने दी हुई है। इनमें जो सही जवाब होगा, सही जवाब डी होगा, राइट आंसर। क्योंकि सबसे पहले रणथंभौर, सबसे पहले जो है जैसलमेर है 1299। फिर इसके बाद में सेकंड रणथंभौर है 1301 में। फिर थर्ड है चित्तौड़ 1303 में। और फिर जैसलमेर है, फिर फोर्थ जो है लास्ट जो है वो वारंगल है 1310। तो ये राइट क्रोनोलॉजी इन्होंने पूछी है कॉन्क्वेस्ट की। ये है पूरा रटाई पर आधारित प्रश्न। यानी सबसे पहले इसमें मेमोरी चाहिए, लेकिन फिर मेमोरी को कैसे आप यूज कर रहे हैं उसके लिए कॉम्प्रिहेंशन चाहिए। उसको मिलाकर के ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। लाइक दैट एक और प्रश्न है। ये भक्ति आंदोलन पर है। मिडवल इंडिया का ही है लेकिन भक्ति आंदोलन पर है। इसमें इन्होंने पूछा है लिस्ट 1 में कबीर, अमीर खुसरो, सूरदास, मर्दाना ABCD है। और लिस्ट 2 में गुरु नानक देव, स्वामी रामानंद, निजामुद्दीन औलिया और वल्लभाचार्य। यानी ये पूछ रहे हैं कि इसका राइट आंसर बी है। ये पूछ रहे हैं कि
कौन भक्त संत किसका समकालीन है, पैरेलल है। तो इसको अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो बी है यानी A2 का मतलब है कि कबीर के जो समकालीन है। आपको याद होगा कि कबीर ने रामानंद जी से शिक्षा ली थी। एक जो नैरेटिव है कि रामानंद जी जो है सीढ़ियां उतर रहे हैं घाट की गंगा जी के, बनारस में कबीर लेटे हुए हैं, उनके ऊपर पैर पड़ जाता है, वो राम राम कहते हैं, वही उनका गुरु मंत्र बन जाता है। तो इस प्रकार से नानक से कौन रिलेट करेगा, रामानंद। अब इसी प्रकार से जो अमीर खुसरो है, तो अमीर खुसरो का संबंध औलिया से है। जो औलिया थे वो अमीर खुसरो के मुर्शिद थे, अमीर खुसरो के गुरु थे, शेख थे। इसीलिए जब औलिया अमीर खुसरो ने जो एक बंद कहा था, जब औलिया की मृत्यु हो गई है निजामुद्दीन औलिया की, कि गोरी सोवत सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैनो भई चौदेस। ये कंक्रीट से लिखा भी हुआ है, औलिया की कब्र पर लिखा हुआ है, निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में, जिनके नाम पर स्टेशन है। तो इस प्रकार से ये उनके समकालीन है। सूरदास जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य ने ही सूरदास को एक प्रॉपर दीक्षा दी थी, उन्हें दीनहीन रहने से दूर रहने का उपदेश दिया था, और कृष्ण की वात्सल्य और श्रृंगार पर काव्य सृजन का आदेश दिया था, जो सूरदास ने पूरा किया। तो ये उनके समकालीन है। और नानक का शिष्य मर्दाना था, जो उनके साथ में रहता था, तो नानक मर्दाना की जोड़ी है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर बनेगा बी फॉर बॉम्बे। तो इसमें जो इंटर रिलेशंस है भक्ति आंदोलन में, उनके आधार पर प्रश्नों की सारी श्रृंखला बनती दिख रही है। इस पेपर को क्या कहा जाए, अल्टीमेटली इस पेपर को जो मैं कहना चाहूंगा कि ये इसमें रटाई, बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बहुत जरूरी है। लेकिन केवल रटाई से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, रटाई के साथ में कॉम्प्रिहेंशन यानी कि समझ जरूरी है। ये दोनों जिसमें होंगे ये पेपर निकलेगा। वैकेंसी बहुत बढ़ने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, क्योंकि 2027 इलेक्शन ईयर है यूपी का, बहुत करीब हम बढ़ रहे हैं यूपी इलेक्शन की तरफ में। तो ऐसे में जो इलेक्शन ईयर होता है उसमें हमेशा वैकेंसीज ज्यादा होती है। प्री के रिजल्ट आने से पहले तक वैकेंसी का टोटल नंबर तय हो जाता है, अधियाचन मांगा जाता है, फोर्स किया जाता है, सारे विभाग अपना अधियाचन भेजते हैं। तो बिल्कुल इस बात पर यकीन करिएगा कि जो वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है इस नोटिफिकेशन में, उससे कहीं ज्यादा वैकेंसीज होंगी, और उसी के आधार पर प्री का रिजल्ट आएगा, वहीं पर वैकेंसी लॉक हो जाएंगी। तो वैकेंसी की संख्या देख करके मेंस के बारे में मत सोचिए। अगर आपका प्री ठीक ठाक हो रहा है, लग रहा है आपको कि सेटिस्फैक्ट्री है, मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। आप उत्कर्ष अकेडमी आना चाहें यहाँ आकर के कर सकते हैं, खुद करना चाहें खुद कर सकते हैं, जैसे भी हो। और जिन लोगों ने मेंस दे रखा है पीसीएस का, उनके लिए 1 नवंबर से हम लोग इंटरव्यू का स्टॉर्मिंग बैच शुरू कर रहे हैं। आप ऑफिस के नंबर पर संपर्क करके उसके डिटेल्स जान सकते हैं। तो एडवांस से एडवांस आगे बढ़ते हुए अपनी तैयारी को ग्रूम अप करिए। प्रतीक्षा मत करिए कि जब प्री का रिजल्ट आएगा तो मेंस के बारे में पढ़ेंगे, या जब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा तो इंटरव्यू के बारे में हम तैयारी शुरू करेंगे। नेवर डू लाइक इट। तो बेस्ट ऑफ लक। आप जल्दी ही किसी भी परीक्षा के अंतिम पड़ाव की तैयारी करते समय मुझे मिले, ऐसी मैं कामना करता हूं। धन्यवाद।